जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो पे सॉल्व कराएंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। और ये सारे प्रश्न हमारे घटना चक्र बुक से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 76 लिखा हुआ है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से कुछ धनराशि इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण कर्ज को 1210 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में अदा कर देगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उधार ली गई धनराशि हमें बताना है। जब भी दोस्तों इस टाइप के सवाल हो किस्त से रिलेटेड, तो सबसे पहले इन सवालों पे हम रेट पे फोकस करेंगे। रेट हमारा कितना दिया हुआ है 10%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अब आपको क्या करना है, 10 में से एक को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 11/10। अब आपको नीचे वाले को कर लेना है प्रिंसिपल लिख लेना है, ऊपर वाले को लिख लेना है इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, बस आपको ये लिख लेना है। रेट से हमने एक प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट हमने बना लिया। अब आपको एक कॉलम इस टाइप का बना देना है, एक तरफ प्रिंसिपल लिखिएगा और एक तरफ इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है तो इसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो रही है, 11 रुपये हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे 10 में से एक जोड़ा, ये दोस्तों हमारा मूलधन, ये नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। जब भी मूलधन में से ब्याज जोड़ा जाता है तो इसी को हम कहते हैं अमाउंट। आप इसको अमाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किस्त से बात हो रही थी इसलिए हमने इसको किस्त मान लिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, 2 साल की बात हो रही है तो जो 10 हमारा लिखा हुआ है ना, अगले साल के लिए इसका स्क्वायर होता है, हमेशा स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। प्रिंसिपल का अगर स्क्वायर किया गया है तो इंस्टॉलमेंट का भी स्क्वायर होगा, उसी रूप में बढ़ेगा जिस तरीके से प्रिंसिपल हमारा होगा। तो 11 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 121 आएगा। ऐसे लिख लेंगे। अगर ये तीसरे साल की बात करता है तो फिर 10 का क्यूब करेंगे तो नीचे वाले लाइन पे आता 1000 तीसरे स्टेप पे। और फिर 11 का क्यूब करते तो हमारा आता 1331। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ दो समान वार्षिक किस्तों की बात हो रही है, इसलिए तीसरे साल की जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर किस्त हमारी 121 आ रही है, यहाँ पर 11 आ रही है। हमें पता है कि किस्त हर साल क्या होती है, समान होती है। और क्वेश्चन भी बोला है कि दो समान वार्षिक किस्तों में। तो सबसे पहले किस्त को हम समान करेंगे। समान करने के लिए 11 को हम 121 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर इंस्टॉलमेंट में अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका जो प्रिंसिपल था पहले साल का, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए नया प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 11 × 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। दूसरे साल का तो हमारा 100 दिया ही था, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको जोड़ लेंगे तो टोटल जो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 210। 210 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो किस्त है हमारी, यहाँ पर 121 है, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 121 है। यानी हमारा जो किस्त आया 121 का आया। क्वेश्चन में किस्त कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है 1210 रुपए की दो समान किस्तें। यानी यहाँ पर 1210 दिया हुआ है, 1210 ऐसे लिख लेंगे। अब आप ये बताइए 121 का 1210 कितने गुना है, ये इसका 10 गुना है। 121 का 10 गुना हमारा होता है 1210। अगर ये 10 गुना है तो जो हमारा मूलधन रहा होगा वो भी हमारा 10 गुना रहा होगा। तो मूलधन हमारा कितना 210 है। 210 का दोस्तों 10 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2100। कितना आ जाएगा 2100। तो इस प्रश्न को जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2100 रुपए। तो दोस्तों सभी लोग कमेंट करते रहिए और अपनी तैयारी चेक करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, एक इंडस्ट्री में 62 कर्मचारियों ने दुर्घटना सहायता केंद्र के लिए चंदा जमा किया और प्रबंधकों ने भी धन दिया, जो कि कर्मचारियों की जमा धनराशि का दोगुना या कुल मिलाकर 11,160 रुपये इकट्ठा हुआ। प्रत्येक कर्मचारी की औसत धनराशि हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक पहले कंडीशन में 62 कर्मचारी हैं और क्या है, प्रबंधक। तो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 62 कर्मचारी हमारे हैं, ये कर्मचारी हैं 62 कर्मचारी। और यहाँ पर प्रबंधक हैं हमारे। अब देखिए क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है कि दोनों लोग पैसा कितना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला है इन्होंने साफ साफ कि प्रबंधकों ने जो भी धन दिया, जो कर्मचारियों की जमा धनराशि थी उसका दुगना। दुगना का मतलब ये होता है, अगर ये भैया कर्मचारी 1 रुपया दे रहे हैं तो प्रबंधक इसका दुगना देंगे यानी 2। और दोनों मिलाकर यानी लिखा हुआ है इस लाइन में, या कुल मिलाकर कितना रुपया इकट्ठा हुआ है, 11,160 रुपया इकट्ठा हुआ है। आप रेशियो पे देख रहे हैं 1:2 बना रहा है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमें दिया हुआ है 11,160 रुपया। तो हम निकाल लेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक कर्मचारी की औसत धनराशि कितनी है। तो कर्मचारियों की संख्या 1 यूनिट निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कर्मचारियों की संख्या हमारी
तो एक का निकालेंगे तो एक मतलब कर्मचारियों को कितना पैसा मिल रहा है, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9 आएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, यानी आ गया 3720 रुपया। क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक कर्मचारी की औसत धनराशि बताइए। कर्मचारी हमारे 62 है, यानी 3720 रुपया जो है इसमें 62 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। तो ऐसा करते हैं 3720 में से अगर हम 62 से भाग दे दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका औसत धनराशि कितनी है। तो भाग देंगे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार कट रहा है, 62 छगा होता है 372 और जीरो, यानी इसका जो प्रश्न का सही जवाब होगा 60 रुपया। अब पूछा नहीं गया था कि प्रत्येक कर्मचारी की औसत धनराशि बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी। इस तरीके से इसको लगाना था। जैसे दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज बोले वैसे ही लगाइए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड के बाद बदल जाती है, इससे अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड के बाद बदलती है, कितने समय बाद दोनों लाइटें एक साथ फिर बदलेंगी। तो ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का सवाल है दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, सीधे हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए 25 और 30 का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 150। क्वेश्चन में सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 150 सेकंड हो गया। आंसर हमारा मिनट सेकंड में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि 2 मिनट में अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकंड होगा, 30 हमारा ये है, 120 और 30 कितना होगा 150। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, जिससे इस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि उस वस्तु की प्रारंभिक खपत 40 किलोग्राम रही हो तो अब उस वस्तु की खपत कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि मूल्य और जो ये खपत जो हमारा होता है, मूल्य और खपत यही हमारा क्या होता है, खर्च होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो मूल्य होता है हमारा और ये खपत, मूल्य और जो खपत का जो प्रोडक्ट होता है यही हमारा किसके बराबर होता है, खर्च के बराबर। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का मूल्य इतना हम खर्च कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि टोटल हमारा खर्च कितना हुआ। क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य हमें पता ही नहीं है, 25% की वृद्धि की बात बोल रहा है। तो सबसे पहले हम मूल्य को मान लेंगे 100, ये हमें अपनी तरफ से मान लिया। और प्रारंभिक खपत क्वेश्चन में बोला है 40 किलोग्राम है, यानी खपत के नीचे 40 लिख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों खर्च निकालेंगे तो हमारा आएगा 4000, कितना आएगा 4000। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज शुरू से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, यहाँ पर मूल्य हमने 100 माना था, इसमें से 25% की वृद्धि कर देंगे, 25% की वृद्धि कर देंगे तो ये हमारा आएगा 125। खपत हमें नहीं पता है, खपत को मान लेते हैं कुछ भी मान लो, खपत हमको निकालना है एक्स मान लेते हैं। आगे देखिए खर्च में लिखा हुआ है मासिक व्यय, यानी खर्च, व्यय का मतलब खर्च होता है, 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें भी 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखिए 10% के दोस्तों जब इसमें वृद्धि करेंगे तो 4000 का 10% हमारा होता है 400, 4000 में 400 जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 4400, कितना आ जाएगा 4400। अब हमें निकालना क्या है, खपत। क्वेश्चन में पूछा गया अब वस्तु की खपत कितनी होगी, तो यानी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आपको 4400 में से 125 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर हमको क्या निकालना है, 4400, 4400 में से 125 से भाग दे देंगे, भाग दे लीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब आएगा हमारा भाग देने पे ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा 35.2 किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 30 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो बताइए ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ये प्रश्न हमारा वर्क एंड टाइम का है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, ए और बी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ऐसे लिख लेंगे। और लिखा हुआ है बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर काम कर रहे हैं 30 दिनों में। सबसे पहले हम इनका काम निकालेंगे। काम कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 15 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। अब इनकी एक दिन की क्षमता हम निकालेंगे, 20 का भाग 60 में देंगे, यानी इनकी क्षमता 3 की आ गई, और इनकी क्षमता हमारी 4 की आएगी, और इसकी क्षमता हमारी 2 की। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ए हमारा यहाँ पर है, ए हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, सी है। तो कहने का मतलब इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। जो भी इनकी क्षमता है अगर जोड़ने पे अगर फ्रैक्शन में अगर आता है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है काम को आप डबल कर लीजिए, उससे हमारा जो ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, इससे हम बच जाएंगे।
तो देखिए फ्रैक्शन में आ तो नहीं रहा है, 4 3 7 2 9, 9/2, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। इसको हम ऐसा करते हैं, काम को डबल कर लेते हैं। काम को जब डबल करेंगे यानी 60 की जगह लिख देंगे 120। अब देखिए काम डबल किया है तो क्षमताएं भी डबल होंगी, यानी 3 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। 4 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 4 की जगह हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 की जगह हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, क्षमताएं भी डबल होंगी अगर काम डबल होगा तब। अब देखते हैं इसको, 8 6 जोड़ेंगे 14, 14 4 होता है 18। ठीक है ना, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे ना 18 आया, लेकिन 18 हमारा किस तरीके से आ रहा है, इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी और 2 बार हमारा सी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a+b, यानी a+b की क्षमता ना बोल के 2 बार भी लगाएंगे, क्योंकि 2 बार हमारा ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। इनको जोड़ने पे हमारा टोटल कितना आया, 18 आया। 18 इन तीनों की क्षमता आ गई। अगर a+b+c की क्षमता अगर हम निकालें तो कितनी हमारी आएगी, 18 में से 2 का भाग दे देंगे यानी 9 आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमें a+b+c तीनों की क्षमता पता है, ए का पूछा गया ए अकेले उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बी और सी की हमें क्षमता पता है 8 है। टोटल क्षमता a+b+c की आ गई 9। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी एक की क्षमता से 120 हमें काम कराना है, तो 120 में से 1 का भाग दे देंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 120 दिन। कुछ देर बाद अवरोध को हटा दिया जाता है तथा उसके 15 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो कितने मिनट तक दोनों नल अवरुद्ध रहे। दोस्तों यहाँ पर जो नल को जो पानी देना चाहिए था पूरा पूरा न देके अवरोध के कारण 4/6 भाग ही दे रहा था पहला वाला, और दूसरा वाला 10/12 भाग। जैसे हमने अवरोध हटाया उसके बाद 15 मिनट बाद टंकी हमारी क्या होगी, भर गई। तो पूछा गया है कितने मिनट तक दोनों नल अवरुद्ध रहे, यानी जब नलों में ये अवरोध उत्पन्न हो रहा होगा तो उसमें पानी कम दे रहा होगा, वो टाइम पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इसको एक शार्ट ट्रिक से लगाते हैं, बहुत ही शार्ट ट्रिक आपको बताते हैं, शॉर्टकट कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, पहले लैंग्वेज समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर 2 नल की बात हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं, एक नल मान लेते हैं ए है, एक नल मान लेते हैं बी है। लिखा हुआ है 2 नल एक टंकी क्रमशः 120 मिनट में। बिल्कुल इसको जैसे वर्क एंड टाइम के सवाल लगाते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। ये मान लेते हैं 120 50 मिनट में भर रहा है। अब ऐसा करते हैं, इनकी टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं। टंकी हमें पता होगा ना कितने लीटर की है, तभी तो हम भरेंगे। तो ऐसा करते हैं, 120 और 150 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 600। यानी ये हम मान लेते हैं कि जो टंकी की जो क्षमता है हमारी कितनी है, 600 लीटर की है। अब ये देखिए 120 मिनट में भर रहा है, तो देखिए 120 मिनट में भर रहा है और 600 लीटर में भरना है, तो इसकी क्षमता अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी हम ये कह सकते हैं 1 मिनट में 5 लीटर टंकी भर रही है। 1 मिनट में अगर 5 लीटर भरेगा तो 120 मिनट में कितना भर जाएगा, 600 लीटर। इसी प्रकार 150 का भाग 600 में देंगे तो इसकी 1 मिनट की क्षमता निकल आएगी, कितने लीटर पानी भर सकता है। तो इसकी क्षमता हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ तक तो आप कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ से पढ़िए। अब ये तो लिखा हुआ है अवरोध के कारण पानी इतना इतना दे रहा था। आगे देखिए लिखा हुआ है, जैसे ही हमने अवरोध को हटाया उसके बाद 15 मिनट बाद टंकी भर गई। मतलब अवरोध हटाने के बाद 15 मिनट जब पानी टंकी भरी होगी तो उस समय जो नल है ना वो पूरी रफ्तार से पानी दे रहा होगा। अभी कितना दे रहा है, अगर अभी देखें तो ये 5 लीटर दे रहा है 1 मिनट पे, ये दे रहा है 4 लीटर। यानी दोनों को अगर देखें तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी दे रहा है, 9 लीटर। 9 लीटर पानी दे रहा है ना। और ये अगर 15 मिनट तक चला दें तो कितने लीटर पानी होगा, तो 15 गुणे 9 कर देंगे। 9 गुणे यानी इनकी जो दोनों की क्षमता है 9 लीटर की, अब 15 मिनट चलाएंगे तो कितना होगा लीटर पानी, 15 नहीं है, कितना होता है, 135 लीटर। 135 लीटर ये तब पहले भी पानी जो दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। तो अब देखिए ये जो बाद में 15 मिनट में टंकी भरी है ना, तो इसका मतलब ये 135 लीटर। अब हम ये करते हैं कि 600 में से 135 को हम हटा देते हैं। इसके बीच में जितना भी पानी होगा वो किसके माध्यम से भरा जा रहा होगा, अवरोध के कारण। जब नल में अवरोध होगा यानी उसमें कुछ भी जमा होगा, पानी कम दे रहा होगा उस वजह से। तो ऐसा करते हैं, 600 में से 135 के घटाया, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है तथा उसके 15 मिनट टंकी भर गई। यानी अवरोध जब हटाओगे तो 15 मिनट तक तो बिना अवरोध का पानी देता रहा होगा ना पाइप। तो हमने निकाल लिया कि 15 मिनट में 9 लीटर के हिसाब से अगर 1 मिनट में भर रहा था तो कितने लीटर पानी हो रहा है, 135। 600 में से 135 हम पहले माइनस कर लेंगे। 600 में दोस्तों 135 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 465। कितना आ जाएगा, 465। 465 लीटर। अब हमें ये निकालना है कि जो 465 लीटर जो टंकी है वही हमारा अवरोध के कारण नल ए और बी भर रहा था। आगे देखिए लिखा हुआ 4/6 भाग, पहला वाला जो नल है ना वो 4/6 भाग भर रहा है। इसकी लीटर की क्षमता कितनी थी, 5।
इसका 4/6 कितना होता है? अगर हम 5 का निकालें 4/6 तो कितना आएगा? निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिरका 6, यानी कितना आएगा? 10/3। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10/3। 10/3 आ गया। अब बी का देखिए, बी वाला दिया दूसरा नल 10/12 भाग ही पानी निकालता है, यानी 4 लीटर इसकी क्षमता थी। 4 का अगर निकालते हैं 10/12 कितना आएगा? 10/12 निकालेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, यानी ये भी हमारा कितना आ गया दोस्तों? 10/3। कितना आ गया? 10/3। ये भी 10/3, ये भी हमारा 10/3, दोनों 10/3 है। अब पूछा गया है कितने मिनट तक दोनों नल अवरुद्ध रहे, यही टाइम पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना होगा? 10/3, 10/3 कितना होता है? 20/3। अब हमें करना क्या? 465 में से 20/3 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा कि जो हमारा नल था अवरोध के कारण पानी कितना देगा। कि ये जो हमने निकाला था 135, ये तो अवरोध हटाने के बाद निकाला था, इसी को माइनस कर दिया। जो बीच में जो इतना गैप हुआ ना 600 135 के बीच में, यही हमारा 465 लीटर जो है ए और बी अवरोध के कारण पानी भर रहे थे। तो यहाँ पर निकाल लीजिए। तो इसमें देखिए 465/20/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 465 में से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 का नीचे आ जाएगा। इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, 69 से ही 3/4 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, ये हमारा नाव और बोट एंड धारा वाला सवाल है। देखिए लिखा हुआ है, एक नाविक नदी में धारा के विपरीत 4/5 किलोमीटर जाने में 22 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है तथा वापस आने में 7 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है। शांत जल में नाविक की चाल बताइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक नाविक नदी में धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का मतलब क्या होता है? हमारा अप स्ट्रीम, और धारा की दिशा में होता है डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया शांत जल में नाविक की चाल बताइए। तो पहले हम निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखिए, अगर अप स्ट्रीम निकालते हैं 4/4 निकाल लेते हैं, 4/5 किलोमीटर क्या है? दूरी है, और समय हमारा दिया हुआ है 22 मिनट 30 सेकंड। तो अगर हम चाल निकालेंगे अप स्ट्रीम में तो कितना हमारा आएगा? स्पीड निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम में। तो स्पीड का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा क्या है? 4/5 लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम का निकालना है 4/5। इसको किलोमीटर को पहले बदलेंगे 1000 यानी मीटर में। मीटर में बदल लिया। आगे लिखा हुआ है 22 मिनट 30 सेकंड, इसको हम सेकंड में बदलेंगे। तो 22 मिनट में, अब देखिए 22 मिनट में हम पता कर लेते हैं हमारे कितने सेकंड होंगे। 22 × 60 कर देंगे तो हमारा सेकंड पता चल जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, यानी 1320। 1320 इधर है, 30 हमारा इधर है, यानी 1350 हमारा सेकंड हो गया। 1350 सेकंड हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 200 आएगा। जीरो जीरो काट लेंगे, 5 को 20 आएगा, और 5 दूनी 10 आएगा, और 5 सत्ते 35। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे कितना आ गया? 16/27। कितना आ गया? 16/27। ये हमारी स्पीड कहाँ की आ गई? अप स्ट्रीम की। ये हमारी अप स्ट्रीम की है। अब लिखा हुआ है तथा वापस आने में 7 मिनट 30 सेकंड का ही समय लगता है। यानी जो दूरी हमारी है, दूरी हमारी इसमें भी 4/5 ही किलोमीटर रहेगी। अब हम निकाल रहे हैं डाउन स्ट्रीम का। ये हमारा किसका है? अप स्ट्रीम की स्पीड है। अब हम निकाल रहे हैं डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। दूरी तो हमारी वही रहेगी 4/5, और इसमें से हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया। आगे लिखा हुआ है 7 मिनट। 7 मिनट में हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 420। 420 हमारा मिनट हो जाएगा। 30 आगे लिखा हुआ है, यानी 450। 450 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना? 200 आएगा। जीरो जीरो कर लेंगे, 5 चौको 20 आएगा, अब 5 ना 45 आएगा, यानी 16/9 आ गया। कितना आ गया? 16/9। ये 16/9। 16/9 जो हमारी स्पीड है डाउन स्ट्रीम की है अप स्ट्रीम। पूछा गया नाव की चाल। जब भी नाव की चाल पूछेगा ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना हमारा आएगा? 16/27 और 16/9। इनका एलसीएम दोस्तों ले लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और 27 के बाद इसको लिखेंगे, हमारा कितना आएगा? ऊपर 16 आएगा। और यहाँ पर देखिए 9 3 27, यानी 16 से 48 हो गया। 48 हो जाएगा। इनको अब इसमें से 2 का भाग देना, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। अब इनको जोड़िए, कितना आएगा? 8 6 14। कितना हमारा आ जाएगा? 8 6 14 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 8 6 14, और 4 1 5 1 6 64 आएगा। नीचे कितना आएगा? 54। 27 दूनी क्या होता है? 54। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी इसका आ गया 32/27। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, 32/27 मीटर पर सेकेंड।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा लिखा हुआ है √555 का मान क्या होगा। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 को लिख लेते हैं। अब हम रूट को काउंट करेंगे। रूट हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 है ना। तो इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 की पावर में लिख लेते हैं। 2 की पावर में लिखेंगे यानी 4, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। अब हमें करना क्या, जो 16 आया है ना, इसमें से एक कम कर देंगे, यानी ऊपर लिखेंगे 15 नीचे लिखेंगे 16। तो इसका जो सही जवाब हमारा होगा 5 की पावर 15/16। देखते हैं कहीं पर लिखा हुआ है हमारा 5 की पावर 15/16। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है हमारा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में कितना है, शून्य बचे। अब देखिए ये सवाल तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको तो आप बिल्कुल लगा लेंगे। हमें करना क्या है, 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। सीधे जो एलसीएम आएगा वही हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। निकाल लेते हैं, 3 4 5 6 7 और 8। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 कट रहा है। और यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, 4 से काटिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8, फिर 2 से काट देंगे 2, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70, और 70 गुणे कितना करेंगे, 12, 12, 12 गुणे 70 कितना होता है, 12 सत्ते 84, यानी 840। देखिए 840 कहीं लिखा हुआ है, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 840। सभी लोग जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न, कुछ दूरी 1.5 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में धारा का वेग दे दिया है, नाव का हम मान लेते हैं x है। नाव का वेग कितना मान लेते हैं, x है, ठीक है ना। तो देखिए धारा की दिशा में अगर हम नाव की चाल निकालेंगे तो कितना होगा, x+3। दूरी बराबर हमारा क्या होता है, चाल गुणे समय, क्योंकि दूरी हमारी क्या है, दोनों जगह सेम है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी 1.5 घंटे में तय करती है। अगली कंडीशन क्या लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। विपरीत दिशा में निकालेंगे तो x माइनस कितना होगा, 3, क्योंकि इसमें नाव और धारा का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और जब हम धारा की दिशा की बात करते हैं तो प्लस करते हैं, यानी हमारा कैसा होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। और जब विपरीत होता है तो हमारा अप स्ट्रीम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है समय, यानी 2.5 घंटे में तय करती है, 2.5 घंटे में, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट लो, दशमलव लगेगा यहाँ पे, 5 25, और यहाँ पर 5 3 का 15, दशमलव दशमलव भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 3x, और यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पर करेंगे 5x आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। अब हमें करना क्या, इसको इधर ले आएंगे, यानी ये 2x हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 2, इधर इधर भेज देंगे 15 को, तुम्हारा आएगा 24। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या गया था, शांत जल में नाव का वेग बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, जब एक वस्तु को 60 रुपए की अपेक्षा 66 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है। यदि उसे 72 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों, लाभ हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 60 रुपए की अपेक्षा 66 रुपए में बेचा जाता है, यानी बेचने की बात कह रहे हैं और खरीदने की बात नहीं कह रहे हैं। तो पहले हमें क्रय मूल्य पता होगा, तभी तो हम लाभ निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया सीपी हमारा कितना है, हमने मान लिया सीपी हमारा एक्स है। अगर सीपी अगर हमारा एक्स है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी होता है, यानी 60 रुपए की अपेक्षा। अगर पहले मान लीजिए, पहले अगर 60 रुपए में बेचते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 60 माइनस एक्स होता। कितना होता, 60 माइनस एक्स, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर उसे 66 रुपए में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है। लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है, यानी 66 रुपए में बेचने पे प्रॉफिट कितना होगा, 66, यानी 66 माइनस एक्स। अब देखिए लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है, तो अब इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि 3 गुना हम इसमें करें कि इसमें करें। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये वाला लिखा है ना कि 66 रुपए में बेचें तो 3 गुना होता है, यानी इसका करेंगे, इसका करोगे 3 गुना तभी तो इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 30 रुपए हैं, हमने कहा इसके पास 3 गुना है, तो 3 गुना यानी इसका 3 गुना करोगे तभी तो इसका 30 आएगा, इसका थोड़ा कर दोगे। तो हमेशा पहले वाले नंबर पे करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम x निकाल लेंगे, सीपी हमारा कितना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 इक्वेशन बन गया है। अब माइनस का 3x,
और बराबर में कितना है 66 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 2x आ जाएगा इधर प्लस का, और इसको इधर माइनस कर देंगे। 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 7 में 6 करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 1। ठीक है ना। 2 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी पता चल जाएगी कितनी आएगी। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। यानी ये हमको पता चल गया सीपी हमारा कितना है 57 है, और पूछा गया 57 रुपये। अब देखिए सीपी हमको पता चल गया। अब बोला गया कि 72 रुपये में अगर बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब आप ही बताइए 57 की चीज़ अगर 72 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 6 में 5 घटाएंगे यानी 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 15 रुपये का प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है 57 रुपये से हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 15/57, अब परसेंटेज में पूछा गया तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 26 सही 6/19%। कितना आ जाएगा दोस्तों 26 सही 6/19%। यानी यहाँ पर इसका ऑप्शन देखिए कहाँ पर है। इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा 26 सही 6/19%। आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है ए के पास बी से 10% अधिक है, बी के पास सी से 10% कम है, तो ए बी सी के धनों का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी ऐसे लिख लेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए के पास बी से 10% अधिक है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है बी के पास सी से 10% कम है। तो हमेशा स्टार्टिंग कम वाले से किया करिए, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए बी के पास सी से 10% कम है, तो इसका मतलब अगर सी के पास 100 रुपया है तो बी के पास लिखा है ना सी से 10% कम है, यानी इसके पास 90 रुपये रहे होंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है ए के पास बी से 10% अधिक है, यानी ए के पास जो रुपया है ना इससे क्या 10% अधिक है, तो 90 का 10% निकाल लो कितना आएगा अधिक। 90 का 10% कितना होता है 1/10 यानी 9 रुपये। 9 रुपये इसी में जोड़ दो कितना आ गया 99। तो क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो पूछा गया, तो 99/90/100 हो जाएगा। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा लिखा हुआ राम गौरव तथा श्याम एक व्यापार में क्रमशः 4:7:10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। राम 4 माह बाद अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। उसके 2 माह बाद गौरव अपनी पूंजी को 5:2 के अनुपात में बढ़ाता है। उसके 3 माह और बाद श्याम अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में अपनी पूंजी को किस अनुपात में बांटेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा पार्टनरशिप का सवाल है, इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर राम गौरव श्याम को लिखा हुआ है ना, तो राम वाला कितना है पहले राम का रेशियो देखते हैं। राम का हमारा दिया हुआ है 4, ऐसे लिख लेंगे। आगे लिखा हुआ है राम 4 माह बाद अपनी पूंजी को बढ़ाता है, तो 4 महीने बाद बढ़ाता है, तो पहले 4 के इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 4 महीने तक जो भी धन रहा होगा वो उतना ही रहेगा, है ना। 4 महीने बाद पूंजी बढ़ाया, तो जो भी पूंजी अब हमारी बढ़ेगी, ठीक है ना, वो 4 में कितने महीने के लिए बढ़ेगी 8 महीने के लिए। जो भी उसमें पैसा मिलेगा वो हमारा 8 महीने के तक ही मिलेगा, क्योंकि 4 महीने बाद पूंजी को बढ़ाया है। पूंजी जितनी बढ़ाई जाएगी उसी पे पैसा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा 25% बढ़ा देता है, इसी में 25% कितना होगा 100 में से जोड़ देते हैं 125/100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब 4 से कम 4, 4 दूनी 8, ये कितना आएगा 4 चौको 16, और यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, 8 पंच 40 यानी 56 आ गया। तो इसका जो आया रेशियो में कितना आया 56। अब देखिए ऑप्शन की अगर नज़र डालते हैं तो 56 तो कहीं है नहीं। हो सकता है 56 का आधा हमारा 28 होता है। हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो। चलो एक और चेक कर लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया राम का। अब बात करते हैं गौरव की। गौरव की देखिए रेशियो में क्या है 7 है। कितने महीने बाद 2 माह बाद, यानी उसके 2 महीने बाद, यानी 4 महीने बाद तो राम ने पूंजी बढ़ाया, उसके 2 महीने बाद यानी टोटल इसके 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए तो बाकी जो 6 महीने बचेंगे ना उसी पे इसको हमें कैलकुलेट करना है। 6 महीने में लिखा हुआ है कितनी, लिखा है पूंजी को 5:2 के अनुपात में बढ़ाता है ना। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, जो ये लास्ट वाला नंबर होता है ना इसको ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ के नीचे लिखा जाता है। जब भी इस तरीके का रेशियो वाला दिया हो कि 5:2 के अनुपात में बढ़ाता है, तो आगे वाला जो नंबर होता है उसको ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है हमारा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा कितना आएगा 5 2 कितना होता है, यहाँ पर जोड़ेंगे 7 आएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए था 7 आना चाहिए था। यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। 7 से 7 कट गया हमारा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, 7 छंग कितना होता है 42 होता है, अच्छा दूनी 12। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 2 4 आएगा, और 4 1 5 54 आएगा। अब देखिए
54 आना चाहिए। तो 54 देखिए 56 अनुपात 54 कहीं लिखा हुआ है, अरे इसका आधा करेंगे 27। इसका मतलब दोस्तों जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसका जो सही हमारा ऑप्शन होगा 28 अनुपात 27 अनुपात 54। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका डबल आएगा 108। जब आप इसका निकालेंगे ना, ये श्याम का देखिए कैसे निकालेंगे, आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। श्याम का निकालिएगा ऐसे, इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा 10 गुणे, आगे लिखा हुआ है 3 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद यानी 6 हो गए, यानी 10 गुणे 9। अब कितने महीने बचेंगे हमारे, 3 महीने बचेंगे शेष, यानी 10 गुणे 3। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2/5 भाग वापस ले लेता है तो कितना भाग शेष रहेगा, 2/5 लिया, नहीं 3/5, यानी इसी में से 3/5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से कर लीजिएगा, 5 दूनी 10, और ये हमारा 3 त्रिकोण 9 दूनी 18, 18 इधर आएगा, 90 इधर, 90 18 कितना होता है 108। देखो वही आया कि नहीं आया, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और हमारा सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी। हालांकि पूरा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है ये करंट संबंधित सवाल है। अब पूछा गया इसमें सबसे बड़ी बताइए क्या होगा। तो देखिए बड़ी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 3 लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, इसकी इसकी पावर क्या होगी 1/2, और इसकी पावर कितनी होगी 1/3, और इसकी पावर कितनी होगी 1/4। दोस्तों जो करनी में लिखा है ना नंबर, इसको हटाएंगे तो पावर में 1/4 हो जाता है, और इसको लिखेंगे 8 की पावर 1/6। अब हमें करना क्या है, 2 3 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा कितना इसका आ जाएगा, एलसीएम हमारा 12 आएगा, इसी में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, सभी में कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। जब 12 से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा 6 आएगा, यानी 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हमारा कितना होता है 27 गुणे 27, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 चौको 12, यानी 4 की पावर 4 आएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 16 गुणे 16। और यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3, यानी ये 6 की पावर 3 कितना होता है हमारा 216 होता है। और यहाँ पर देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी ये हमारा हो गया 64। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आपको दिख ही रहा होगा सबसे बड़ी संख्या, इसी का प्रोडक्ट आएगा 27 गुणे 27 का। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा पहले ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा √3। तो √3 हमारा क्या होगा सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है 2 घन जिनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। ये हमारे आयतन दिया हुआ है, तो पहले इनकी भुजा निकाल लेते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे, इन्हीं घनमूल निकाल लेते हैं। 64 घनमूल कितना होता है 4 होता है, और इसका घनमूल निकालेंगे 125 का 5 आएगा, यानी ये हमारा साइड का रेशियो आ गया। ये क्या है हमारी साइड है, मान लो A1 मान लो, और ये A2 मान लो, ये साइड हमारी आ गई A1 A2। पूछा गया इनके पृष्ठों का अनुपात बताइए। तो इनका घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, और 6 दोनों में रहेगा तो 6 का कोई लेने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं का स्क्वायर कर दो, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 16 अनुपात 25। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है 15 संख्याओं का औसत 50 है, परंतु बाद में ये पता चला कि एक संख्या भूलवश 27 के बजाय 37 ले ली गई है। संख्याओं का सही औसत कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 27 की जगह 37 लिखा गया, इसका मतलब प्लस 10 इन्होंने ज़्यादा लिख दिया। 10 इन्होंने ज़्यादा लिखा है, लेकिन कितने लोग कितनी संख्याएं हमारे पास है 15 संख्याएं, यानी जो 10 हमारा एक्स्ट्रा हुआ है ना 15 लोगों में बटेगा तो कितना हमारा आएगा 5 दूनी 10, 5 3 का 15, और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे 0.666 इस तरीके से आता रहेगा। अब ये जो आया है ना, ये जो हमारा आया है ये क्यों आया, क्योंकि 27 के बजाय हमने 37 लिखा, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा अगर हो गया है बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा ना, तो 15 संख्याओं का औसत 50 है, 50 में से हम इसको कम कर देंगे। 50 में से कैसे कम करेंगे, 0.66 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, और यहाँ पर 9, यानी 49.3। देखिए कहीं पर लिखा हुआ है, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 49.33। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है निम्न समीकरण को हल कीजिए। इसको सिर्फ हमें जोड़ना है, ये सिर्फ जोड़ने वाला सवाल है, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ते हैं एक बार देख लीजिए, 121 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर दशमलव के 4 अंक तक जा रहा है, दशमलव के बाद 4 जीरो ऐसे बढ़ा लीजिए, बस अब आप जोड़ ले सकते हैं। 12.1 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है 1.21, यानी 1.21। आगे लिखा हुआ है 0.121। आगे लिखा हुआ है 0.0121। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड आप कर ही लेंगे। यहाँ पर ऐड करने पे कितना आएगा 1 आएगा, 2 और 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा,
और यहाँ पर भी हमारा 4 आ रहा है पॉइंट, देखिए 0.44, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा। और आगे देखिए इसको ऐड करेंगे इधर 213 यानी 4 है ना, और यहाँ पर कितना है, तो इसको ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा सही जवाब इसका प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए लिखा हुआ है 1600 रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो बताइए 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए रेट हमारा 10% है, साधारण ब्याज में 2 वर्ष में निकालना है, तो 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। अब 1600 का 20% नहीं निकाल पाएंगे, इतना आसान सवाल है। तो 1600 को 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो जीरो ऐसे काट लो, और कितना आ गया 320 रुपया। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखिए लिखा हुआ है किसी परीक्षा में कमल को 600 में से 540 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए कुल कितने अंक प्रतिशत प्राप्त हुए। अब देखिए कितना आसान सवाल है, 540 में 600 में से 540 प्राप्त हुए, 540 प्राप्त हुए और टोटल कितने थे 600, परसेंटेज में पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो 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 जीरो, कितना आ गया 90%। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों छूट गया था बीच में, उसको भी करा देते हैं। 80 नंबर, देखिए लिखा हुआ है रवि एक नोटबुक को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, यदि वो उसके मूल्य को 70 रुपये बढ़ा दे तो 25% का लाभ होता है, किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाए। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो, 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है ना, 25% का लाभ होता है, उसके मूल्य को 70 रुपये बढ़ा देता है। अब देखिए यहाँ पर हानि है लाभ है, तो हानि लाभ हमेशा क्या होता है, जोड़ता है, ऐड होता है, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो देखिए इनका अगर हम जोड़ेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 25 और 10 का, तो ऐड हो जाएगा यानी 35%। 35% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बेचने की बात कर रहा है ना, 70% बढ़ा देते हैं, यानी यही 70 के बराबर दिया हुआ है। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य सीपी कितना होगा, 35% की वैल्यू हमें पता है 70, 100% नहीं निकाल पाएंगे, 100% हमारा कितना होगा 70/35, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यानी 200, यानी सीपी हमको पता चल गया 200 रुपये आ गया, सीपी हमारा कितना आ गया 200। अब बोला गया क्वेश्चन में किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए, यानी हमको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है, ठीक है ना। और इसी में क्या करेंगे 125% निकाल लेंगे 200 का, तो 200 का 25% यानी 100 में से ऐड कर देते हैं, जितना भी लाभ बोलेगा ना उसे 100 में से ऐड करके हमेशा निकाला जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 100 दूनी 200, यहाँ पर आएगा एसपी हमारा 250 यानी 250 रुपया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, और हमारे जितने भी क्वेश्चन मैथ के सब कुछ करा दिया। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए।